नमस्कार। देश के सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अर्पिता और इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। जी हां, जेवर एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट जो एशिया का सबसे विशाल और सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। अब इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से संबोधित भी किया और मंच से संबोधित करते हुए न सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियां उन्होंने गिनाई, बल्कि पिछली जो सरकारें थीं उन पर निशाना भी साधा। भारत माता की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा बटन दब गया। एक ऐसा एयरपोर्ट जो देश की शान बनेगा, एक ऐसा एयरपोर्ट बनेगा जिससे रोजगार बढ़ेगा। ऐसे ही एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट बनाने की शुरुआत बेहद रंगारंग और शानदार तरीके से हुई। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया। पीएम ने बटन दबाया, पर्दा सरका और शुरुआत हो गई एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के बनने की। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। पीएम मोदी ने इस आधारशिला के साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सत्ता में लौटने की आस की भी आधारशिला रखी है। उन्होंने इस एयरपोर्ट को उत्तर भारत का गेटवे बताया और अपने मन के विश्वास। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। बीजेपी को लगता है कि इस हवाई पट्टी से वो दोबारा यूपी की सत्ता में उड़ान भरेगी। पीएम मोदी ने इसी मंच से ये बात कही कि कैसे इस एयरपोर्ट को बनाने की सोच में अड़चनों का अंबार था। ये अड़चन विरोधियों की वजह से थे। यूपी में और केंद्र में पहले जो सरकारें रही, उन्होंने कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया, उसका एक उदाहरण ये जेवर एयरपोर्ट भी है। 2 दशक पहले यूपी की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था, लेकिन बाद में ये एयरपोर्ट अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही उनकी खींचतान में उलझ रहा। उत्तर प्रदेश को पीएम मोदी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने संकेतों में समाजवादी पार्टी पर करारा वार किया, ये कहकर कि पहले दिल्ली और लखनऊ में खींचतान रहती थी, विकास कार्य बाधित होते थे, सरकारें सिर्फ घोषणा करके जनता को अंधेरे में रखती थी। उत्तर प्रदेश पहले राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणाएं होती थी, कागजों पर लकीरें खींच दी जाती थी, लेकिन प्रोजेक्ट्स जमीन पर कैसे उतरेंगे, अड़चनों को दूर कैसे करेंगे, धन का प्रबंध कहां से करेंगे, इस पर विचार ही नहीं होता था। इस कारण से प्रोजेक्ट दशकों तक तैयार नहीं होते थे, घोषणा हो जाती थी, प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ जाती थी, फिर बहानेबाजी शुरू होती थी, देरी का ठिकरा दूसरों पर फोड़ने की कसरत होती थी। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट की आधारशिला ऐसे वक्त में रखी है जब सर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव है।
इस एयरपोर्ट के जरिए पश्चिमी यूपी की 70 से ज्यादा सीटों पर जीत का प्लान तो बुना ही जाएगा। साथ ही एयरपोर्ट को 2024 में तैयार कर देने का लक्ष्य है। जाहिर सी बात है कि 2024 के चुनाव में भी इस एयरपोर्ट के नाम पर राजनीति उड़ान भरेगी। और ये बात पीएम ने ये कहकर पुख्ता कर दिया कि अगर प्रोजेक्ट में देरी हुई तो सजा के तौर पर जुर्माना भी लगेगा। सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट अटके नहीं, प्रोजेक्ट लटके नहीं, प्रोजेक्ट भटके नहीं। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि तय समय के भीतर ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा किया जाए। देरी होने पर हमने जुर्माने का भी प्रावधान किया है। मोदी सरकार जेवर एयरपोर्ट को पश्चिमी यूपी का जेवर बनाने में जुट गई है। ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट होगा जिससे पश्चिमी यूपी का काया पलट होने की उम्मीद की जा रही है। मेरे पीछे अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो लोग कितने उत्साहित है। ये जो भीड़ है ये सुबह से ही जुटनी शुरू हो गई। विकास की दिशा में जो योगी सरकार के एक नया कदम आगे बढ़ाया है, जाहिर तौर पर ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा और लोगों के जहन में ये मुद्दा रहेगा भी। लेकिन जो लोग यहाँ स्थानीय हैं, जो लोग आसपास रहते हैं, वो इस बात से खुश हैं कि इस एयरपोर्ट के आने से जाहिर तौर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विकास होगा। और जो ट्रैफिक दिल्ली तक एयरपोर्ट के लिए जाया जाता था, जब ट्रैफिक लगता था, वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट का ट्रैफिक एक तरीके से कहिए वो कम होगा। और यहाँ पर रोजगार के अवसर के साथ साथ विकास की एक नई दिशा में हम कदम रख रहे हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पहली फ्लाइट जो है वो सितंबर या अक्टूबर 2024 में उड़ सकती है। 1 लाख से ज्यादा रोजगार और उद्योग धंधे के बूस्टर का बड़ा अनुमान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस प्रोजेक्ट से पश्चिमी यूपी में किसानों के असंतोष की धार कुंद होने की निगाहें लगाए बैठी है। सामने चुनाव है और बीजेपी को उम्मीद है कि सारे गिले शिकवे एयरपोर्ट की चमक के सामने फीके पड़ जाएंगे। अर्पिता आर्या और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ अभिषेक आनंद, नोएडा, आज तक। शिलान्यास के बाद अब देखिए इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लक्ष्य 2024 का रखा गया है और ये कहा जा रहा है कि तब से उड़ान सितंबर अक्टूबर के महीने में शुरू हो सकती है उड़ान भरने की। लेकिन इसी के साथ साथ अब इसकी अहमियत कितनी है, इसकी खासियत कितनी है और ये जो एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा इसमें कितनी लागत आएगी और किन मायनों में ये बहुत खास है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए। ये उम्मीदों का शिलान्यास है। ये पश्चिमी यूपी में विकास की उड़ान। दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट के लिए हिंदुस्तान ने कदम बढ़ा दिया है। जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि ये अपने साथ विकास का दम भरेगा, रोजगार पैदा करेगा। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर भारत के लिए ये एयरपोर्ट एक बहुत बड़ी उम्मीद है। आज इस एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही दाऊजी मेले के लिए प्रसिद्ध जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के करोड़ों करोड़ों लोगों को होगा। जेवर एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अभी सऊदी अरब का किंग फहाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है, जिसके बाद अमेरिका के 3 एयरपोर्ट्स के नंबर आते हैं। अब इस लिस्ट में जेवर एयरपोर्ट का भी नाम शामिल होगा, जो कि न केवल सबसे बड़ा बल्कि सबसे खूबसूरत और एडवांस एयरपोर्ट्स में से एक होगा, जिसका निर्माण स्विट्जरलैंड में ज्यूरिक एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी के साथ मिलकर किया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद यूपी देश का पहला ऐसा राज्य हो जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। अभी देश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल और तमिलनाडु में हैं। वहां 4 एयरपोर्ट हैं। यूपी के कुशीनगर और अयोध्या में इंटरनेशनल उड़ान
अगले साल तक शुरू हो जाएगी, जबकि वाराणसी और लखनऊ में पहले से ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्टिव है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ने वाला ट्रैफिक और नोएडा के आसपास के इलाकों में एयर यात्रा करने वालों की बढ़ती संख्या पिछले काफी वक्त से परेशानी का सबब बनी हुई थी। इसके बनने से दिल्ली एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक लोड कम होगा। उड्डयन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 35,000 यात्री दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। जिस तरीके से दिल्ली में दक्षिण दिल्ली और गुड़गांव की प्रगति हुई है, इस एयरपोर्ट के तहत आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और समूचे यमुना एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द क्षेत्र में प्रगति और विकास आएगी। 1 लाख रोजगार के अवसर सृजन हो पाएंगे और उसी के साथ साथ 60,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। फैक्ट्रियां लगेंगी। हमारी जो उत्तर प्रदेश है, जो धार्मिक प्रदेश है, आने वाले समय में एक औद्योगिक प्रदेश में परिवर्तित इस एयरपोर्ट के सहित भी हो पाएगी। बीजेपी अब इस एयरपोर्ट के रास्ते चुनावी जंग में उतरेगी और जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा होगा जिसे लेकर चुनावों में बीजेपी उतरने की तैयारी कर रही है। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे तो उन्होंने वहां से सिर्फ विकास की बात नहीं की, उन लोगों का विरोध भी किया जो इस चुनाव में जिन्ना का जिक्र करते हैं। रिपोर्ट देखिए। बटन दबते ही एक नए युग का शुभारंभ, शराफत का अनावरण। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सियासत के हर दौर का दस्तूर रहा है कि जहां भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, अपने हक में उसे भुना लेना चाहिए। तालियां बजाएं, तालियां आपकी आवाज है। तो भुनाने की पूरी कोशिश की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मंच था जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास का। विकास की बातें होनी थी, रोजगार की बातें होनी थी, व्यापार की बातें होनी थी, लोगों के सहूलियत की बातें होनी थी, तरक्की की उम्मीदों को आकाश में उड़ान भरवाने की बातें होनी थी। मगर ये मुआ चुनाव जो कराए सो थोड़ा, तो तरक्कियों, रोजगारों, व्यापारों और उम्मीद की उड़ानों के बीच जिन्ना आ गया एक बार फिर। या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा, और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। जिन्ना मतलब विवाद। अब से नहीं, तब से जब देश आजाद हुआ था और उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और जिन्ना ना आए, ऐसा मुश्किल से ही हो सकता है। वैसे तो इस सियासी समर में जिन्ना को अखिलेश यादव लेकर आए थे, लेकिन जिन्ना तो ठहरा जिन्ना अखिलेश यादव के लिए ही सबसे बड़ी फांस बन गया, वो भी मरने के बाद। इसीलिए बीजेपी वाले हर मंच से एक बार याद दिला देते हैं कि जिन्ना का जिक्र अखिलेश ने किया था, लेकिन जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास वाले मंच से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर एक और करारा वार किया। यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा। इधर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को निशाना बनाया, उधर लखनऊ में अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर करारा वार किया। उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, उत्तर प्रदेश पीछे कर दिया, और ये हारने वाले लोग ही दूसरों का नाम लेते हैं। ये तो हम लोग सब जानते हैं, हारने वाले लोग दूसरों का नाम लेते हैं। ये हारने जा रहे लोग हैं और इन्होंने जो जो वादा किया अभी भी पूरा नहीं कर पाए हैं। कोई वादा बड़ा पूरा किया हो तो बता दो, आपके यहां कोई बड़ा काम कर दिया हो तो बता दो। इस सरकार का केवल एक ही काम है, नाम बदल देना, रंग बदल देना, और अभी भी नाम बदल रहे हैं। जब सरकार जाने वाली है तब भी नाम बदल रहे हैं। जिन्ना का जिक्र भले ही अखिलेश यादव ने किया था,
मगर अब ये विवाद बनकर यूपी के चुनावों पर छाया हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जिन्ना के बहाने अखिलेश यादव को निशाना बनाया। हम जातिवाद चलाकर, धर्मवाद चलाकर, पंथवाद और मजहबवाद चलाकर हम सत्ता हासिल कर रहे हैं। यह समाजवादी पार्टी के लोगों को मंजूर होगा। चुनाव आते ही उन्होंने कहा, पता नहीं कहां से, किस बोतल से जिन्ना का जिंद निकालकर बाहर कर दिया। क्या जरूरत थी इस चुनाव में जिन्ना को लाने की? लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने जिन्ना को लाकर खड़ा कर दिया। हमारे भारत के विभाजन के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है, उसको हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में लाकर खड़ा करने की क्या जरूरत थी? मैं इस सवाल का जवाब क्या दूं? रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी और सीएम योगी की इस तस्वीर के मायने भी बताए। साथ में ये संदेश भी दिया कि योगी जी आप बैटिंग करते रहिए। जिन्ना के सहारे वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति भी परवान चढ़ रही है और इसी राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं असदुद्दीन ओवैसी। लगातार मुस्लिम वोटों को अपने हक में लाने के लिए जी जान लगाए ओवैसी ने जौनपुर में योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। कहा जब तक मेरा नाम नहीं लेते तब तक योगी को नींद नहीं आती। सब मिलकर कहते कि मजलिस इनकी एजेंट है। कभी आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ओवैसी समाजवादी का एजेंट है। समाजवादी पार्टी बोलती कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस बोलती कि ओवैसी फलां का पीटी है। पता नहीं कौन चैन की नींद सो रहा है और किसकी नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि जैसे जैसे चुनाव अपने रंग में आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपने अपने तरकश भर रहे हैं ताकि समय आने पर इनसे निकला तीर विरोधियों को चित कर सके। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ अर्पिता आर्या, ऐश्वर्या पालीवाल और अभिषेक आनंद, नोएडा, आज तक। यूपी की सियासत में अब हर दल अपने अपने हिसाब से आगे की रणनीति बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी छोटे छोटे दलों के साथ गांठ बांधने में लगी हुई है और इसी के तहत अब वो चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, अपने आप को मजबूत करना चाहती है। लेकिन परिणाम बताएंगे कि ये गठबंधन क्या रंग लाता है। रिपोर्ट देखिए। ये उत्तर प्रदेश की सियासत है। 18 करोड़ की आबादी तय करती है कि लखनऊ के सिंहासन पर कौन बैठेगा। जहां हर जाति का अपना खेल है, धर्म एक वोट बैंक है, क्षेत्र के अपने अपने मुद्दे हैं। बात जब सियासत की हो तो समीकरण विकास पर हावी हो जाते हैं। ऐसे में यूपी में बीजेपी की आंधी के खिलाफ अब अखिलेश ने छोटे छोटे राजनीतिक दलों को अपना हथियार बनाने की ठानी है। आज अखिलेश यादव नोनिया चौहान समाज की महारैली में शामिल हुए, जहां चौहान समाज को न्याय दिलाने का भरोसा दिया और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी। इतनी बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी ने कभी देखी नहीं होगी। जितनी चौहान समाज के लोग अगर आगे आ जाएंगे तो उन्हें ऐतिहासिक हार दिलाने का काम करेंगे। इसलिए बहुत और भी सवाल हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, जिसमें समाज को, देश को भारतीय जनता पार्टी ने उलझा दिया है। इनके पास नफरत के अलावा कोई और चीज नहीं है। नफरत के अलावा कोई राजनीति नहीं करते ये। इसलिए आज जब आप लोग यहां पर आए हैं लखनऊ में, ये देश की राजधानी है, यहां की तहजीब गंगा जमुनी रही है, यहां भाईचारा रहा है, यहां सब मिलकर के रहे हैं। यही हमारी संस्कृति रही है। इस संस्कृति को कोई खत्म करना चाहता तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। नोनिया चौहान समाज पहले मायावती के साथ था, फिर इसने बीजेपी का रुख किया और अब इसे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में उम्मीदें नजर आ रही हैं। देखिए भाई साहब, मेरा पूरा समाज विगत 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को 90% 95% वोट करता था और उत्तर प्रदेश के 150 सीटों पर इस समाज का एक व्यापक वोट है और जीत हार तय करता है। और चंदौली से मुझे जबरदस्ती भाजपा के लोगों ने हराने का काम किया था 10,000 वोट से। मेरा पूरा समाज आज के समय में जनवादी पार्टी के नेतृत्व में खड़ा है और 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट करके समाजवादी और जनवादी गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेगा।
पिछले चुनाव में अखिलेश ने बड़ी पार्टियों के साथ हाथ मिलाया। पहले 2017 में राहुल के साथ अखिलेश की जोड़ी फ्लॉप हुई, तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती के साथ मिलकर बनाई गई जोड़ी मोदी लहर में उड़ गई। ऐसे में अखिलेश इस बार छोटे दलों के साथ हाथ मिलाकर बड़ा उलटफेर की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लखनऊ के रमाबाई मैदान में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कुनबे को बढ़ाते हुए सोशलिस्ट पार्टी के संजय चौहान के साथ महारैली की। इस रैली में बीजेपी पर निशाना साधा और साथ में अलग अलग दलों की भागीदारी की बात कही। साफ है कि यूपी में अपने गठबंधन को लगातार बढ़ा रहे अखिलेश यादव एक बार फिर से अलग अलग जाति के नेताओं के साथ में बीजेपी को 2022 के चुनाव की चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के लिए आरएलडी के जयंत चौधरी, पूर्वी यूपी के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, कुशवाहा शाख के मौर्य वोट के लिए महान दल, कुर्मी वोट के लिए अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल, दिल्ली यूपी के सीमाई इलाके के लिए आम आदमी पार्टी की केजरीवाल। बात बहुत आगे बढ़ी है, बहुत जल्दी और दलों को साथ लाने का काम करेंगे। संजय चौहान जी बैठे हैं, इनका भी दल हमारे साथ है। विकल्प के रूप में हम सब दिखाई दे रहे हैं। ये पीला रंग, लाल रंग, सफेद और नीला, अभी आपने एक और नीला रंग देखा, हरा रंग, सब मिल गए, एक साथ हो गए हैं। ये है अखिलेश की रणनीति। कुछ विरोधियों को साथ लाने की तैयारी है तो कई अपनों को भी मनाने की कोशिशें जारी हैं। चाचा शिवपाल की वापसी को लेकर माथापच्ची चल रही है, तो वहीं आज राजा भैया मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने लखनऊ पहुंचे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी बनाने वाले राजा भैया ने इससे पहले ऐलान किया था कि वो यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। ऐसे में अब ये मुलाकात यूपी में ठाकुर वोट पर भी समाजवादी पार्टी की घुसपैठ का इशारा कर रही है। हालांकि राजा भैया ने इस मुलाकात को पूरी तरह से गैर राजनीतिक बताया। होती रहती थी, कोविड के कारण उसमें व्यतिक्रम नहीं हो सकती। हर जन्मदिन पे हमेशा आते रहते। इस बार जन्मदिन के दिन हम बाहर थे, तो प्रणाम करने, अपनी शुभकामनाएं देने आए थे। इसके कोई और निहितार्थ पर नहीं कर। सर इस बार कुछ और खास है, क्योंकि सर सामने चुनाव है, सर कुछ बातचीत हुई सर? चुनाव अलग से बोला जाएगा जब। भले ही यूपी में सीटों की संख्या के पैमाने में ये पार्टियां छोटी नजर आती हैं, लेकिन यही दल खेल बिगाड़ने और बनाने का आधार होते हैं। यही वजह है कि जाति समीकरण साधने के लिए बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी जैसे छोटे दलों से हाथ मिलाकर बड़ा कमाल दिखा चुकी है। और अब अखिलेश यादव 2022 के लिए छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर बड़ा उलटफेर का प्लान बना रहे हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।